जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। आज हम लोग लेके आ गए हैं अपने फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 34 के केमिस्ट्री के पार्ट का डिस्कशन। हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 हमको बता रहा है कि दो हमारे पास वेव नंबर्स दिए गए हैं और इन टू वेव नंबर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें हमारे पास एक वेव नंबर है न्यू1 कैप 4 × 10⁻⁶ और दूसरा है 2 × 10⁻⁵। ये पहला दिया मीटर इनवर्स में और दूसरा दिया हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स में। ये ध्यान रखना यूनिट का। रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी x:1 है और मुझे x का वैल्यू निकालना। तो ठीक है, मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने यहाँ पे वेव नंबर न्यू कैप 1 अपॉन न्यू कैप 2 किया तो ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा 1 और ये 1 अपॉन लेमडा 2 हो जाएगा। और हम लोग को मालूम है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं न्यू1 अपॉन न्यू 2 ये फ्रीक्वेंसी ले आए, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये यहाँ पर हमारे पास न्यू1 कैप यानी कि वेव नंबर दिया हुआ है। अब वेव नंबर हमको दिया क्या है? न्यू1 की जगह पे 4 × 10⁻⁶ मीटर इनवर्स दिया गया और नीचे मुझे दिया गया है 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। अब इस सेंटीमीटर इनवर्स को अगर हम लोग मीटर इनवर्स में बदलना चाहते हैं तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर की जगह इनवर्स। अब ये हमारा न्यू1/न्यू2 है। अब न्यू1 हमारा यानी फ्रीक्वेंसी ये x है और ये 1 है। अब x की वैल्यू हमें सॉल्व करके निकालनी है तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल टू मैं सॉल्व करूंगा 4 × 10⁻⁶ अपॉन 2 × 10⁻⁵ और ये 10⁻⁻² जब -1 से मिलेगा तो 10⁻² बन जाएगा और सॉल्व करने के बाद ये 10⁻7 बन जाएगा। तो 2 × 10⁻⁻1 दैट मीन्स x इक्वल टू 0.2। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47। एट 380 डिग्री सेल्सियस द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो टेम्परेचर दिया गया है, पहले नोट कर लेते हैं। हमको दिया गया है T1 380 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली हम लोग केल्विन में यूज करते हैं तो 273 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 3 + 0 8 + 7 15 और ये आ गया 653 केल्विन। इसमें मुझे 380 डिग्री सेल्सियस पे हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज 360 मिनट। तो दैट मीन्स यहाँ पर मुझे T हाफ दिया गया, ये मिल गया है 360 मिनट। और मुझे क्या दिया गया है? द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन 200 किलो जूल। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA 200 किलो जूल दिया गया है। मोस्टली हम लोग इक्वेशन में इसको जूल में यूज करते हैं तो 200 × 10⁻³ जूल कर ले रहे हैं। अब साथ में देखिए क्या आगे दिया गया है। इस 200 किलो जूल कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट फॉर 75% डिकम्पोजिशन एट 450, यानी कि T2 आ गया। अब T2 में मुझे यहाँ पर 4 कितना दिया गया है? 450 डिग्री। तो 450 + 273 यानी कि 3 और 7 + 5 12 और 4 और 3 723 केल्विन। और साथ में मुझे 653 723 का वैल्यू दे दिया गया है और E की पावर 3.6 दिया गया है और R का वैल्यू दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को LN में काम करना होगा। जो जो डेटा दिया गया अगर हम इस डेटा को यूज करते हैं तो इजिली हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग गए हैं सबसे पहले, देखो यहाँ करना क्या है कि देखिए हमको सबसे पहले इसमें ये जो हमको T हाफ दिया गया है इससे तो हम K1 निकाल सकते हैं। तो इससे हमको मिल जाएगा K1 वैल्यू।
और अब हम लोग ये T1 और T2 और एक्टिवेशन एनर्जी से K2 निकाल लेते हैं और K2 से फिर हम लोग आगे वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 75% के लिए या तो हम लोग K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन R लगा लेंगे और R0 100 हो जाएगा और R 25% बचेगा, या फिर हम लोग ये देख लेंगे कि 100 से 50 और 50 से 25 में 2T हाफ लग रही हैं, तो अगर K2 हमको मिल जाए तो उससे हम 2T हाफ के बराबर का टाइम पीरियड हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो पहला काम है हमारा K2 निकालना, और जब K2 निकल जाएगा तो टाइम पीरियड T निकालना होगा हमको इससे। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा लॉग बेस E K2 बाय K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हम लोग ने ले लिया। अब हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं, तो वैल्यू पुटअप करने गए log E K2 बाय K1 इक्वल टू EA की वैल्यू 200 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल अपॉन R का वैल्यू जो इन्होंने प्रोवाइड किया गया, R का वैल्यू 25/3, तो 25/3 ऊपर आ गया और 1 अपॉन T1 मेरा क्या है 653 माइनस 1 अपॉन T2 मेरा कितना है 723। अब इसको हम लोग ने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने में देखो ये 25 का 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा लॉग बेस E K2 बाई K1 इक्वल टू 24 इंटू 10 टू दी पावर 3 और 1 अपॉन 653 माइनस 1 अपॉन 723 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 है, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 15 4 जा 66, तो आ जाएगा 36 और 36 10 टू दी पावर माइनस 1, तो 3.6 आ जाएगा। तो लॉग बेस E K2 बाय K1 सॉल्व करोगे 3.6 आ जाएगा। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, K2 माइनस K1 E की पावर 3.6, लॉग बेस E को कन्वर्ट कर लिया और E की पावर 3.6 भी मुझे दिया गया 36, तो ये हो जाएगा 36। तो K2 इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू K1, और 36 और K1 क्योंकि मुझे T हाफ दिया गया है तो K की वैल्यू T हाफ के साथ रिलेशन होता है ln2 अपॉन T हाफ, तो T हाफ कितना 360 है। तो इस तरीके से मेरे पास आ गया है K2 इक्वल टू ln2/10। अब K2 की जगह पे हम लोग ये लिख लेते हैं ln2 अपॉन T हाफ ऑफ K2, T हाफ 2, और ये आ गया ln2 अपॉन 360, 360 नहीं 10, 360 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे 10 आ गया, ln2 से ln2 कैंसिल हो गया, तो T हाफ 2 10 मिनट आ गया। अब वो कह रहा है 75% रिएक्शन चल जाएगी, तो भैया 100% से 50% रह जाता है एक T हाफ में, 50% से 25% रह जाता है 2 T हाफ में। तो टाइम पीरियड फॉर 75% रिएक्शन चलने का होगा 2 इंटू T हाफ, यानी 2 इंटू 10 यानी 20 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे।
ये देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। अ ड्रग इज नोन टू बी इनइफेक्टिव, एक ड्रग है, एक दवाई है, एक मेडिसिन है, वो काम करना बंद कर देगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी आफ्टर इट डिकम्पोज 75%, यानी 75% डिकम्पोज हो गई, यानी 25% रह गई। इसका मीन्स 2t हाफ लाइफ चल गई है। द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल वॉज 500 यूनिट पर ml। जब शुरुआत में इसको लिया गया था तो ये 500 यूनिट 1 ml में आती थी। When analyzed 20 मंथ, 20 महीनों बाद देखा गया कंसंट्रेशन 250 यूनिट बची, 500 यूनिट से 250 यूनिट, या आधी रह गई। तो जो ये 20 मंथ है ये इसकी हाफ लाइफ है। एज्यूमिंग दैट डीकम्पोजिशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का अगर ये है, व्हाट विल बी द एक्सपायरी टाइम इन मंथ ऑफ द ड्रग। तो भैया हमारा तो एक्सपायरी तब होगा ना जब 25% रह जाएगी। तो 100% से 50% रहता है 1 हाफ लाइफ में, 50% से 25% रहता है 2 हाफ लाइफ में। तो टाइम फॉर 75% डिकम्पोजिशन इक्वल टू होगा 2t हाफ, और 1t हाफ हमारा आ रहा है 20 मंथ्स, तो टोटल हमारा आ जाएगा 40 मंथ्स। तो 40 मंथ्स हो गया, 40 मंथ्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे कह रहा है द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज y इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम, देन वैल्यू ऑफ y इज। तो सॉल्व करते हैं। देखिए हमको मालूम है 1 मोल कार्बन का वेट होगा 12 ग्राम, उसके मोलर मास के बराबर, उसके एटॉमिक मास के बराबर। तो इसमें कितने आते हैं? 6 इंटू 10 टू द पावर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन का मास 12 ग्राम्स है। तो एक कार्बन का मास कितने ग्राम होगा? 12/6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर 6 से सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगा, और 0.02 थोड़ा बढ़ा लो तो हम समझ लें 1.99 आ जाएगा। 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। और क्योंकि यहाँ पर ये y से कोरिलेट किया गया तो y इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, तो y का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 1.99 के बराबर। इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। A gaseous alkane is exploded with O2। चलिए लेते हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इसको हम लोग ने O2 के साथ रिएक्ट कराया। जब O2 के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिलेगा CO2 और मुझे मिलेगा H2O। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ कार्बन की नंबर कितनी है? n, तो यहाँ अगर n का मल्टीप्लाई कर दे तो रिएक्शन कार्बन के रिस्पेक्ट में बैलेंस हो जाएगी। हाइड्रोजन 2n+2 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन पहले से ही है, इसलिए अगर n+1 कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n+2 आ जाएगा। ये भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी। अब ऑक्सीजन इस साइड देखिए कितनी आई, यहाँ से n+1 ऑक्सीजन और यहाँ से 2n+1, यानी कि 3n+1 ऑक्सीजन आई। तो यहाँ पर हम लोग 3n+1 ले लें और यहाँ नीचे 2 है तो 2 से डिवाइड कर दें। अब आपको वो ये कह रहा है कि कंप्लीट कंबस्शन हो गया, वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म्ड आफ्टर कंबस्शन, द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन एंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड आफ्टर कंबस्शन आर इन 7:4 रेशो। यानी कि वॉल्यूम ऑफ O2
अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2, ये 7/4 दिया गया। और अगर ये एल्केन को हम लोग कंसीडर करें कि ये गैसियस एल्केन है, O2 भी गैस है, CO2 भी गैस है, तो गेलुसक के गैसियस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जब हमारे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं तो जो उनके स्टाइक्यूमेट्रिक नंबर का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो ये वॉल्यूम का जो रेशियो है ये इनके स्टाइक्यूमेट्रिक नंबर का रेशियो होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3n+1/2 अपॉन n, यानी आ जाएगा 3n+1 अपॉन 2n। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो ये 4 3 12 n प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा 7 2 14n। ये 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 14n माइनस 12n इक्वल टू 4, तो 2n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4/2 यानी कि 2, n बराबर 2 आ गया। तो ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। n इक्वल टू 2 होगा तो ये 4 + 2 6 हो जाएगा, तो C2H6 करेक्ट आंसर होगा। The rate of reaction between two reactant A and B decrease by a factor of 9 if the concentration of reactant B is tripled. The order of the reaction with respect to reactant B is. तो यहां पर देखिए ये एक रिएक्शन हो रही है A + B, दिस गिव्स AB मान लीजिए, और इसका जो रेट एक्सप्रेशन है, रेट इक्वल टू हम लोग लेंगे K A की पावर X B की पावर Y। अब हम लोग को वो A और B में केवल B के बारे में इंफॉर्म कर रहा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B स्टेबल करोगे तो जो हमारी रेट है वो डिक्रीज कर जाएगी फैक्टर ऑफ 9 से, और A के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो हम ये मान के चलेंगे कि A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट की गई है यहाँ पे। तो हम लोग ने यहाँ पे, और B की कंसंट्रेशन ही चेंज कर रहा है, A की कंसंट्रेशन चेंज करने को बोल नहीं रहा, तो हम लोग इसके बेस पे R1/R2 फॉर्मूला लगा देंगे और फिर कर लेंगे A1/A2 की पावर X और B1/B2 की पावर Y। अब हम लोग आगे आए, R1 रेट अगर मान लो हमने ये देख लिया है कि बाय अ फैक्टर ऑफ 9 रेट जो है वो बाय अ फैक्टर ऑफ 9 डिक्रीज कर रहा है, तो अगर हम लोग ने ये मान लिया इसका रेट A था तो ये A/9 होगा, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा। ये A है पहले भी और ये बाद में भी A है। अब ये B1 और B2 का हमको बता रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज ट्रिपल्ड, मान लो ये B पहले स्मॉल b था, अब ये 3b कर दिया गया Y। अब इसको हम लोग ने A को कैंसिल कर दिया, ये भी A कैंसिल हो गया, ये A कैंसिल हो गया, अब ये 9 आ गया हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख लें 1/9 तो पावर -1 हो जाएगी, और अब हम लोग ने यहां पे B से B को कैंसिल कर दिया। अब बेटा हम लोग ने यहां पे कर दिया 1/3 की पावर Y। अगर इसको सिमिलर कोरिलेट करना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 1/3 की पावर -2 1/3 की पावर Y, तो Y इक्वल टू निकल के आएगा -2, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। कुछ बच्चे डायरेक्ट समझ गए कि अगर कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल करने पर रेट बढ़ रही है तो ऑर्डर पॉजिटिव आएगा, और कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल करने पर रेट घट रही है तो ऑर्डर निगेटिव आएगा।
और अगर कंसंट्रेशन डबल करो रेट डबल हो जाए तो फिर आपका पावर 1 होता है। कंसंट्रेशन डबल करो रेट 4 टाइम्स हो जाए तो पावर 2 होता है। कंसंट्रेशन डबल करो रेट हाफ हो जाए तो पावर -1 होता है। और इसी तरीके से जनरल आइडिया भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। Which one of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism? SN1 mechanism जल्दी से वो देता है जिसका स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। जितना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही SN1 सबसे जल्दी होगा। और आप सब जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में टर्सरी या फिर एलिल या फिर बेंजिल ये कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल माने जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बेंजिल है और यहाँ एथिल है, यहाँ क्लोरोबेंजीन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देगा ही नहीं। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में सेकेंडरी है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे बेंजिल दिया, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये देखिए, ये एक हमारे पास डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है। अब इसमें डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में ये OH है, तो जब इसमें डिहाइड्रेशन होगा, मान लीजिए हम लोग ने H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर निकाला, तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन में इसके पास 2H है, इसके पास 3H है। तो जो 2H वाला होता है वो आसानी से यहाँ पे एलिमिनेशन करेगा सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये सिस डेरिवेटिव है और सिस से ज्यादा परसेंटेज ट्रांस का होता है, तो एक ये ट्रांस बनेगा और माइनर में यहां से भी एच जा सकता है, तो एक हमारे को ये भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से मुझसे पूछ रहा हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्स इज पॉसिबल, तो 3 स्ट्रक्चर है इसके पॉसिबल है। अगर मेजर पूछता कि मेजर कौन है, तो ये मेजर होता, ये मेजर सबसे ज्यादा मिल जाता। ये देखिए X है, NaOH के साथ हीट कर रहा है, ये X हमारा फिनॉल है। और जब हम लोग ने इसको NaOH के साथ हीट किया, NaOH के साथ हीट किया, तो इसने सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया। जब सोडियम फिनॉक्साइड को CH Cl3 और KOH के साथ हीट किया, तो रीमर टीमन रिएक्शन लग जाने की वजह से सैलिसिलडिहाइड मिल गया मुझको। और इस सैलिसिलडिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन किया तो मुझे सैलिसिलिक एसिड मिल गया। अब क्वेश्चन यहां पे देखो, ये X है, ये Y है, ये Z है सर जी, और ये मेजर प्रोडक्ट है। अब हमको पूछा क्या क्वेश्चन में, इन द अबव रिएक्शन Z इज। इन सब क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना कि कभी कभी Y पूछ लेता है, कभी कभी X पूछ लेता है। तो जो भी है, अगर हम ये कहें कि हमें कैसे पता कि ये X ही है, तो इसको उल्टा भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमको सैलिसिलिक एसिड मिल रहा, तो जब हम लोग ने ऑक्सीडेशन किया होगा तो ये यहाँ पे बेंजल डिहाइड रहा होगा, तो ये यहाँ पर मतलब सैलिसिलडिहाइड रहा होगा, क्योंकि ये CH Cl3 और KOH से बना रहा, तो ये सैलिसिलडिहाइड यहाँ पे रहा होगा। ये OH ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ये OH ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये C पे OH आ जाए, तो रिंग नहीं पॉसिबल हो पाएगी उस कंडीशन में। तो निश्चित ही बात है कि OH ये रिटेन करके लाया होगा और यहाँ पर CHO रहा होगा, तो ये यहाँ पे OH और CHO, इसलिए ये सैलिसिलडिहाइड ही रहेगा। इस रिएक्शन से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे CH Cl3 और KOH आ रहा है, और CH Cl3 KOH आए तो 2 रिएक्शन पॉसिबिलिटी होती है। एक हमारी रिएक्शन पॉसिबिलिटी होती है कार्बिल एमीन रिएक्शन की, और एक पॉसिबिलिटी होती है
रीमेट-इमैन रिएक्शन की। तो कार्बिल एमीन से रिलेटेड तो यहाँ पे एन है नहीं, तो कार्बिल एमीन रिएक्शन तो लगेगा नहीं, एनसी वगैरह से तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे रीमेट-इमैन रिएक्शन ही लगी होगी। तो ये हमारा फिनॉल या फिर सोडियम फिनॉक्साइड होगा, क्योंकि यहाँ NaOH से लेके आ रहे हैं तो यही सब पॉसिबिलिटी बनेगी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जेड क्या है हमारा, सैलिसल्डिहाइड है। तो 54 के थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग को जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन गिव्स मिथाइल वेनाइल कीटोन। तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, करने का तरीका सर ये है कि हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया, मिथाइल बना लिया और यहाँ पे वेनाइल बना लिया। अब एल्डोल कंडेंसेशन जिनसे आया है ये अगर हमें पता करना है तो जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना चाहिए, उसको ब्रेक कर देना चाहिए और दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देना चाहिए। तो हमको दोनों तरफ ऑक्सीजन नहीं, एक को हमें दे देना चाहिए ऑक्सीजन और एक को दे देना चाहिए हाइड्रोजन। अब जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप जिस साइड है उसको हमें हाइड्रोजन देना होता है और जो बिना कार्बोनिल ग्रुप का उसको ऑक्सीजन देना होता है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3CO, ये CH3CO और ये CH के पास दो CH2 आ गए तो ये CH3 और ये यहाँ पे CH2O यानी कि HCHO, बिकॉज एल्डोल कंडेंसेशन दो एल्डिहाइड से बनेगा। तो जिस कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है एल्डिहाइडिक ग्रुप बनाना तो उसको ऑक्सीजन दो, जिस कार्बन के पास ऑक्सीजन है उसको H दो, तो H2O दे देंगे। अब इनकी रिएक्शन क्या है कि इसका H2 और इसका O अगर निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में तो हमको एल्डोल मिल जाएगा, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इस तरीके से देखो बना सकते हो, किसी भी तरीके से आप CH H2 + O डबल बॉन्ड CH। अगर आप ऐसे आ रहे हो तो यहां से वाटर निकाल दीजिए और फिर जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा मेथिल वेनिल कीटोन, मेथिल वेनिल कीटोन मिल जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब यहां पे हमको एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है और हमें कोई भी मीडियम नहीं दिया गया है। अगर मीडियम दिया होता वेपर स्टेट या ये प्रोटिक सॉल्वेंट तो हम लोग ये लगाते कि टर्शरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। और अगर नहीं दिया गया है तो मोस्टली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे सेकेंडरी एमीन होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं। तो अब इसमें देखो ये प्राइमरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है 1 डिग्री एमीन है। ये हमारा एरोमेटिक एमीन या एनलीन डेरिवेटिव है, ये तो बहुत वीक बेस होता है। ये भी एनलीन है, वीक बेस है। ये सेकेंडरी 2 डिग्री एमीन है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज्यादा हमको मालूम है कि एलिफेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक एमीन से ज्यादा होती है। तो पहले एलिफेटिक एक तरफ कर लो C2H5 वाले और एरोमेटिक एक तरफ कर लो। तो इसमें देखो सेकेंडरी ज्यादा बेसिक है, प्राइमरी कम है। यहाँ पे एरोमेटिक एमीन को सबसे ज्यादा कर दिया, यहाँ पे एरोमेटिक एमीन को सबसे ज्यादा कर दिया, गलत हो गया, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है। ये यहाँ पे C2H5 ही होना चाहिए था, C2H5 होना चाहिए था। तो खैर अभी इसको हम लोग जज कर लेंगे। यहाँ पर C6H5 सबसे ज्यादा हो गया तो हम लोग ने पहले इसको हटाया। इसमें प्राइमरी को ज्यादा कर दिया, सेकेंडरी को कम कर दिया, इसको हटा दिया। इसमें भी सेकेंडरी ज्यादा, इसमें भी सेकेंडरी ज्यादा, लेकिन इसके बाद फिर एरोमेटिक से कम है एलिफेटिक एमीन, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बना, सेकेंडरी एमीन की सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन की उससे कम, फिर हमारे एरोमेटिक एमीन में CH3 का प्लस आई लग रहा है तो ज्यादा, और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है इसलिए सबसे कम। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए हमें और उन स्टेटमेंट में डिसाइड करना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है अमोनियम एसीटेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, तो ये बात गलत है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी सॉल्ट जिसमें कि वीक एसिड या वीक बेस बन सकता हो तो वो हाइड्रोलिसिस देगा ही। यानी वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का सॉल्ट, वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का सॉल्ट, या वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देता है। हाइड्रोलिसिस कौन नहीं देता? स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का सॉल्ट, जैसे NaCl, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, NaCl नहीं होगा। अगर एक भी वीक है तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और यहाँ दोनों वीक हैं। अमोनियम एसीटेट को पानी में डालो तो एसिटिक एसिड बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अमोनियम एसीटेट इज द salt of weak acid, that means acetic acid, and weak base, that means NH4OH। इसलिए ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, कैन नॉट टर्म लगा के गलती कर दी, तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो ये बात तो सही है, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, तो इसमें मेरा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है और स्टेटमेंट नंबर सेकंड सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल निकालना है, नहीं दिया है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे log K इक्वल टू NE0 अपॉन 0.0591। अब ये हम लोग ने log K का K निकालना है, तो log K इक्वल टू N का वैल्यू दिया गया है 2 और E का वैल्यू दिया गया है 0.59 और ये 0.059। अगर हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा लें और ये डेसिमल हटा दें तो ये 10 आ जाएगा, कैंसिल करके 20 आ जाएगा। तो K इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 इंटू 1 नहीं 20.00, तो ये चला जाएगा 10 की पावर में और ये log 1 का वैल्यू होगा, तो K इक्वल टू 1 इंटू 10 टू दी पावर 20। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सबसे ज्यादा सही यहां पे माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन when 1 mole of each of the following complex is treated with excess of silver nitrate, सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस में ट्रीट किया जा रहा, which will give maximum amount of AgCl। तो सिल्वर नाइट्रेट आप लोग जानते हैं कि क्लोराइड के टेस्ट के लिए यूज होता है। तो अब यहाँ पर देखिए बाहर 3 क्लोराइड है, यहाँ बाहर 2 क्लोराइड है, आयनिक क्लोराइड के टेस्ट में काम आएगा। यहाँ पर 1 क्लोराइड है, तो जिसमें कि 3 क्लोराइड है सबसे ज्यादा AgCl वहीं फॉर्म होगा। तो जब हम लोग इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करेंगे तो 3 AgCl मिलेंगे, इससे 2 AgCl मिलेंगे, इससे 1 AgCl मिलेगा, इससे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो जब हम लोग ने यहाँ पे रख दिया है सिल्वर नाइट्रेट अधिक मात्रा में, तो इसमें मिले 3 AgCl, इसमें मिले 2 AgCl, इसमें मिला 1 AgCl और इसमें कोई रिएक्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, वेनेडियम दिया गया है, क्रोमियम दिया गया है, मैग्नीज दिया है, Fe दिया गया है। क्रोमियम और दिया गया है मैग्नीज और Fe और वेनेडियम। तो वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी पूछ रहा, तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये होगा, स्कैंडियम से ज्यादा होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम से कम होता है वेनेडियम, वेनेडियम ज्यादा क्रोमियम, क्रोमियम ज्यादा मैग्नीज, मैग्नीज से ज्यादा Fe। लेफ्ट से राइट जाने पर मोस्टली आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट इंक्रीज करती है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट Fe की अपने पीछे वालों से ज्यादा होती है क्योंकि Fe सबसे आगे है, इसलिए आंसर हो जाएगा फोर्थ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल एटम
डज नॉट ओबे द EAN रूल। EAN रूल क्या है? जिस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, 54, 86 आता है वो EAN रूल को फॉलो करता है, और जिसका कोई अदर नंबर आता है वो EAN रूल को फॉलो नहीं करता। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाले कैसे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है Z मीन्स एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस 2 इंटू CONO दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आइए हम लोग एक एक करके वैल्यूज रखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ZFE का 26 है, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर K3 एफिशिएंसी में +3 है। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि यहां पर 6 है। तो जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 35। 23 प्लस 12 35। और क्योंकि ये यहां पर 35 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो K3 एफिशिएंसी फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ बोथ फर्स्ट एंड थर्ड भी है, तो हमको थर्ड ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। और सेकंड ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन में इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ +2 आएगा 24 इन और +12 यानी 36 आ जाएगा। तो इसका जो EAN है वो 35 आ रहा, इसका EAN 36 आ रहा है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर। तो ये तो EAN रूल को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा। अब इसको देख लेते हैं CuNH3 4SO4 को। तो इसके लिए हम लोग ने EAN निकाला, यानी Cu का EAN निकाला। तो Cu का एटॉमिक नंबर 29 है, यहां इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 2 इंटू 4। तो ये आ गया 27 प्लस 8 35, यानी ये भी फॉलो नहीं कर रहा। दैट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। कन्वर्जन है एक, मुझे दिखाई दे रहा है कोलबेर श्मिट रिएक्शन है, बना देता हूं। आपने पढ़ा, बहुत आसान रिएक्शन। ये फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन NaOH से करोगे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया आपने। जब आप इसकी CO2 से हाई प्रेशर पे रिएक्शन करोगे तो आपको सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। तो मुझे मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड, और मुझसे क्या पूछा है? Z, तो Z इज द सैलिसिलिक एसिड। फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कन्वर्जन है, बहुत सिंपल कन्वर्जन। यहां पर हमको अल्कोहल दिया, उसकी रिएक्शन हमारी SOCl2 से करा रहे हैं, यानी कि थायनिल क्लोराइड से। थायनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे, डार्जन रिएक्शन होगी, CH3 CH2 CH2OH, पूरी रिएक्शन हम लोग बनाएंगे SOCl2 के साथ। बहुत इजी कन्वर्जन है, आपने कई बार पढ़ा है। SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, थायनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं। एक SO2Cl2 होता है, उससे सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं। अब ये यहां से OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा, तो मेरे को मिलेगा CH3 CH2 CH2 Cl। अब ये हमारा X बन गया,
अल्कोहलिक क्यूएच के साथ जाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन लगेगा। चलेगा अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, आपको मिल जाएगा प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ वाटर की रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स हाइड्रेशन हो रहा। तो हाइड्रेशन आपने किया, तो हाइड्रेशन करने पर मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। तो प्रोपेन 2 ऑल यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ, इसलिए इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर होगा प्रोपेन 2 ऑल। अब इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ये यहाँ पर CH3CHO ग्रुप डाइल्यूट NaOH के साथ लिया जा रहा है और हीट भी कर रहा है, यानी एल्डोल कंडेंसेशन होगा और 2 मोल हमारे CH3COH के पार्टिसिपेट करेंगे और हमको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। ये रिएक्शन हम लोग ने की है NaOH और हीट, तो मुझे यहां पर ये वाटर निकल जाएगा, इसका वाटर निकल जाएगा और देखो मुझे क्या कंपाउंड मिल गया है, CH3CH डबल बॉन्ड CH ये क्रोटोनल डिहाइड कहलाता है। ये क्रोटोनल डिहाइड का आगे हम लोग LiLH4 से रिएक्शन कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है, यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं लिखा गया, तो ये एक इंटरमीडिएट बनाएगा जिसमें कि जो हाइड्राइड सॉल्ट होगा, बट हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोलिसिस ही हुई होगी, क्योंकि कई बार केवल LiLH4 दे देता है, LiLH4, और यहाँ पे वाटर भी यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस में। तो अभी ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये एल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH। तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर सही बन रहा है वो स्ट्रक्चर मेरा बन रहा है फर्स्ट वाला, CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 64 में। अब कई बार बच्चों को ये डाउट रहता है कि बच्चे ये पूछते हैं कि सर जब कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है या रेजोनेंस में होता है तो क्या डबल बॉन्ड को भी LiLH4 रिड्यूस कर सकता है? हाँ कर सकता, यदि ये डबल बॉन्ड के बगल में फेनिल भी लगा होता, और फेनिल का भी डबल बॉन्ड होता और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होता, पाई बॉन्ड होता एल्कीन का, और साथ में CO ग्रुप भी होता, तो रेजोनेंस होने पर LiLH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता था। इस कंडीशन में अगर एक्सेस ऑफ LiLH4 एंड हीट कर दे तो भी यहाँ पे ये हमारा सैचुरेटेड अल्कोहल बन जाएगा, अनसैचुरेटेड जगह ये पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से अभी यहाँ पर फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है, ना तो यहाँ एक्सेस LiLH4 लिखा, ना तो हीट किया, और ना तो यहाँ पे सिनेमल्डिहाइड है। अगर सिनेमल्डिहाइड होता तो ये पाई बॉन्ड रिड्यूस हो सकता था। 65 क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू बी 99% कंप्लीट कंपेयर टू द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू बी 90%? तो यहाँ आप लोग जानते हैं कि जो टाइम 90% में खर्च होता है वो 3.33 इंटू टी हाफ होता है, और जो टाइम 99% में खर्च होता है वो 6.66 इंटू टी हाफ होता है। अगर आप इनको डिवाइड कर दें तो टी हाफ से टी हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। इसका सेंस ये है कि टाइम 90% का, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू बी 99% का जो टाइम है वो 90% के टाइम का डबल आएगा। तो देयर इज नो चेंज, टाइम टेकन इज डबल, टाइम टेकन इज ट्रिपल, गलत, सेकंड सही। एक हमको सेल दिया है फॉर द सेल रिएक्शन
mg से mg2+ बन रहा है, ag+ से ag बन रहा है। कैलकुलेट मैक्सिमम बर्डन देन ऑब्टेन बाय ऑपरेटिंग द सेल रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग यहाँ पर इसको रिएक्शन को बना लेते हैं। mg से बन रहा है mg2+ और Ag+ से बन रहा है Ag, यानी एक Mg 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और एक Ag 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। अगर रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो रिएक्शन को बैलेंस करने पर मेरे को यहां पर n वैल्यू 2 मिल जाएगी, n वैल्यू 2 मिल जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एक Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब मेरे पास जो वर्डन का फॉर्मूला होता है वो होता है NFE0। n की जगह पर हम लोग ने रख दिया है 2, f की जगह पे 96,500 और E0 की जगह पे देखो यहां पर Mg का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो Mg का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2.37 है और Ag+ का हो रहा है रिडक्शन और इसका है +0.80। तो अब मुझे यहां पे मिल जाएगा 2 × 96,500 इंटू ये ऐड करिए 7 और हमारा 7 + 0 7 हो गया, 8 + 3 11 हो गया, 1 आ गया, 3.17 हो गया, 3.17। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मल्टीप्लाई किया 2 × 96,500 इंटू 3.17, तो ये आ रहा 611810, यानी कि 4th ऑप्शन आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में 4th ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। एसर्शन और रीजन। BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि BCl3 का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। और PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये भी बात सही है क्योंकि इसमें sp3 डिहाइब्रिडेशन होता है। तो BCl3 का sp2 हाइब्रिडेशन, PCl5 का sp3 डिहाइब्रिडेशन, एसर्शन भी सही, रीजन भी सही और उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि 4th सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 में 4th ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल, W मांग रहा है सॉल्यूट का, शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि कैपिटल W सॉल्वेंट का वेट दिया है 600 ग्राम। और फिर हमारे पास लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF मेरे को 10 दिया और KF मुझे दिया गया है 1.86। और इसमें इस क्वेश्चन में मुझे मोलर मास की नीड भी पड़ेगी और मोलर मास किसका निकालना है, ग्लिसरॉल का, यानी CH2OH CHOH CH2OH। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 12 3 36, 8 हाइड्रोजन है तो 8 और 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 48। इसको आप ऐड करोगे 92 आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल w इंटू KF अपॉन कैपिटल W इंटू मोलर मास। तो यहाँ पे डेल्टा TF 10 है और 1000 इंटू W निकालना है, K की वैल्यू 1.86 है और कैपिटल W मुझे दिया गया है 600 और मोलर मास मेरा है 92। अब आप जब इससे निकालोगे स्मॉल w तो आ जाएगा ये नियर टू द 297 ग्राम।
सॉल्व करके। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड 68 का। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने वाले पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी क्वेश्चन विजय सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 69, 3 बेटा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हैं, आपको बताना है बेटा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। चलिए बहुत आसान है, सबने कर लिया होगा। तो देखिए बेटा पहले जरा इस वाले में आइए, यहाँ पर निकल की बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या है 0, यानी यहाँ पर निकल बेटा 3D84S2 में है। ऑक्सीडेशन नंबर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये है 3D84S2। CO बेटा आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। CO बेटा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा बेटा, पेयरिंग कर देगा। तो आपका कोई d ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा, ये 4s इन्वॉल्व होगा, 4p इन्वॉल्व होगा। तो बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। फिर देखो बेटा NiCN होल 4 बेटा 2-, यहाँ पे Ni बेटा +2 के फॉर्म में, यानी 3D8। वंस अगेन बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, ठीक। तो 8 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो जाएंगे, पेयर्ड, एक d ऑर्बिटल खाली है, और लीगेंड बेटा कितने हैं, 4। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, dsp2 हो जाएगा, ठीक। अब बेटा इस वाले में आइए, आयरन बेटा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। लेकिन तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बेटा आयरन की 3D64S2, लेकिन यहाँ पर भी देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। तो बेटा ये भी सभी को क्या कर देगा, पेयर्ड। तो एक D खाली है आपके बेटा, आपके पास लीगेंड कितने हैं, 5, तो dsp3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बेटा 69 का सेकंड, ठीक है। देख लीजिए चार्ट में दिया हुआ NCERT में, विच अमंग द फॉलोइंग है मोस्ट रिड्यूसिंग पावर। देखो बेटा चाहे 5th ग्रुप हो, चाहे बेटा ऑक्सीजन फैमिली 6 ग्रुप हो, या बेटा 7th ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बेटा रिड्यूसिंग पावर बेटा क्या होती है, इंक्रीज। क्यों बेटा, रिड्यूसिंग पावर के लिए बेटा H और मेटल के बीच का बॉन्ड जितना बेटा वीक होगा, तोड़ना उतना आसान होगा, रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा। तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेटा ये जो आपका एटम है इसका साइज बेटा क्या होता है, इंक्रीज। तो यहाँ पर साइज का डिफरेंस बेटा बढ़ता है, बॉन्ड वीक होता जाता है, तोड़ना आसान होता है। तो यहाँ पर बेटा सबसे नीचे कौन है, H2T। अगर 7th ग्रुप में देखोगे तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर बेटा कौन होगा, HI। 5th ग्रुप में देखोगे तो BiH3 होगा बेटा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग पावर बेटा बढ़ती है। हाइड्राइड्स में चाहे 5th ग्रुप हो, चाहे 6th ग्रुप हो या 7th ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग पावर बेटा इंक्रीज। अगला देखिए बेटा, बॉन्ड एनर्जी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बॉन्ड एनर्जी का बेटा फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 1/2। यहाँ देखो बेटा A2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी दी है, x प्लस 1/2। B2 की बॉन्ड एनर्जी देखो बेटा कितनी दी है, x/2 माइनस AB की बॉन्ड एनर्जी बेटा कितनी दी है, x। तो AB बेटा एक ही बॉन्ड है, ये x हो गया। LCM ले लो बेटा 4,
तो यहाँ पर बेटा कितना होगा 2x, यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पर केवल x, यहाँ बेटा -4x, ये बेटा कितना आया -x/4। आपके हिसाब से कितना आ रहा बेटा, आपने बेटा सॉल्व किया उसके हिसाब से कितना आ रहा -x/4। क्वेश्चन में बेटा ये कितना दिया है -100, तो x बराबर बेटा कितना हो गया 400। तो आपका बेटा 71 का फोर्थ। देखो बेटा बॉन्ड एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। फिर देखिए बेटा, प्रोपाइल बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी बात कर रहा बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है बेटा। तो आप सबको मालूम है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में इंटरमीडिएट क्या होता है, फ्री रेडिकल। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा टर्सरी हाइड्रोजन, फिर बेटा सेकेंडरी, फिर बेटा क्या होता है प्राइमरी। तो केवल आपको बेटा हाइड्रोजन देखना है, CH2 CH2 CH3, ठीक। यहां से देखो बेटा, ये आपका 1 डिग्री है, ये बेटा 2 डिग्री है, ठीक है, ये भी बेटा 2 डिग्री है। लेकिन यहां पर जो फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, यहां पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एक तो सेकेंडरी होगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल होगा। यहां देखो, यहां पर बेटा प्राइमरी एल्काइल बनेगा, यहाँ सेकेंडरी एल्काइल बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी लेकिन बेंजाइल फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप हाइड्रोजन निकालोगे तो बेटा सबसे ज़्यादा जो फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल होगा, और यहाँ पर जब Br अटैक करेगा तो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट कितने बनेंगे आपके, एक प्रोडक्ट बेटा ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। यहां से Br हटाओगे तो बेटा बेंजाइल फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक। सेकेंडरी है और बेटा यहाँ रेजोनेंस के कारण हाईली स्टेबल होगा। यहां पर बेटा Br हटाओगे तो 2 डिग्री का लेकिन एल्काइल बनेगा, ठीक। यहां पर बेटा 1 डिग्री का बनेगा एल्काइल। तो आपका आंसर क्या हो गया, फोर्थ। उसके बाद देखिए, एमंग द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक बेटा आपका क्या है आर्थो, COOH NO2, एक बेटा COOH NO2 मेटा, एक बेटा COOH पैरा, और एक बेटा आपका बेंजोइक एसिड है। तो आप सबको मालूम है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I, डायरेक्टली बेटा -M। और यहाँ पर वैसे भी बेटा क्या है, आर्थो इफेक्ट है, आर्थो इफेक्ट के कारण बेटा मोस्ट एसिडिक होगा। देखो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि इसका और इसका प्लेन बेटा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बेटा कौन होगा, ऑर्थो वाला यानी सेकेंड। उसके बाद देखो मेटा में बेटा -I भी है, -M भी, पैरा में, तो पैरा वाला बेटा कौन सा है, थर्ड। फिर बेटा मेटा में केवल -I है, यानी आपका मेटा कौन सा है, फोर्थ। और फर्स्ट में बेटा कुछ नहीं है, तो आंसर ये हो गया 2 3 4 1। देख लो बेटा 73 का थर्ड। 74 देखिए,
सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल इज मैक्सिमम इन ए पीरियड, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल, देखो एल्कली मेटल बेटा क्या होता है, NS1 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे सोडियम ले लो 281, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो बेटा बहुत आसानी से निकलेगा, लेकिन दूसरे में देखो बेटा आप स्टेबल स्टेट से निकल रहा, पहली बात, और देखो यहाँ से यहाँ बेटा का सेल चेंज हो रही, सेल चेंज हो रही थी, जिसके कारण बेटा साइज अचानक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो बेटा आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका बिल्कुल सही है। एल्कली मेटल विद स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन द पीरियड, गलत है बेटा। एल्कली मेटल का साइज, देखो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो अगर आप छोड़ दो बेटा, अगर आप उसको जीरो ग्रुप के एलिमेंट को छोड़ दो तो एल्कली मेटल का साइज तो बेटा वैसे ही सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका बेटा गलत है। तो 74 फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, 74 का बेटा सेकेंड, 74 सेकेंड हो गया। अब देखिए बेटा 75, 75 देखिए, ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, 10 10 10, यहां पर बेटा 16 1 17, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो छोड़ो इसको, ये आंसर भी नहीं है आपका। आप देखो बेटा इन सब में बेटा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर देखो तो बेटा कितना है, 9 है, इसका बेटा कितना है, 12 है, इसका कितना 11 है, तो अनडाउटली बेटा Mg डबल प्लस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा सबसे ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो 75 का आंसर सेकेंड। आयनाइजेशन एनर्जी बेटा सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बेटा Mg डबल प्लस की होगी, फिर आपका Na प्लस की होगी, फिर F माइनस की होगी, और ये बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं आपका। कॉन्सिडर दिस, देखो बेटा ये यहां पर बेटा 8 2 10, ये भी बेटा 10 है, ये भी बेटा 10 है, ये भी बेटा 10 है, तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है 12, यहाँ 11, यहाँ बेटा 9, यहाँ बेटा 8, तो अनडाउटली जेड इफेक्टिव इसका सबसे ज़्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, ये भी सही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज गलत, क्योंकि बेटा साइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बेटा इन्वर्सली होता है जेड बाई ई के, ठीक है ना, तो जेड बाई ई सबसे ज़्यादा किसका, Mg डबल प्लस का, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, तो ये गलत है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी आपका सही है, तो 76 का बेटा आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस, सही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जीरो ग्रुप को छोड़ दीजिए, 7th ग्रुप की मैक्सिमम होती है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस, ये भी सही है बेटा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस, जब बेटा यहाँ इंक्रीज कर रहे तो यहाँ डिक्रीज वाला स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर बेटा क्या हो गया, थर्ड। फिर फाइंड द इनकरेक्ट मैच, BF3 बेटा ट्रायगोनल प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये बेटा आपका PCl5 DsP3 ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ये भी सही है। SF6 बेटा स्क्वायर प्लेनर, ये गलत है। SF6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा, ठीक है ना, तो स्क्वायर प्लेनर बेटा ये गलत है। ये इसमें
कोई लोन पेयर तो है नहीं बेटा, तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा, और BCl2 लीनियर होता है, ये सही है। तो आंसर बेटा थर्ड, 78 का थर्ड। फिर देखिए बेटा 79, द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH पैराटोलिडीन है। पैराटोलिडीन मतलब ये आपका NH2 यानी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, और प्राइमरी एमीन बेटा क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कौन सी रिएक्शन देती है? कार्बेल एमीन। NH2 की जगह बेटा क्या आ जाएगा? आइसोसाइनाइड ग्रुप आ जाएगा, इसको हम लोग कार्बेल एमीन कहते हैं। तो 79 का बेटा फोर्थ हो गया। देख लो बेटा, चाहे एलिफैटिक एमीन हो या एरोमेटिक, NH2 हटा के बेटा NC ला दीजिए उसकी जगह। फिर देखिए किस रिएक्शन की बात कर रहा बेटा, ये HBZ रिएक्शन है। HBZ में क्या होता है? अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन हट के उसकी जगह क्या आ जाता है? हेलोजन। 80 का आंसर बेटा क्या हो गया? फर्स्ट। HBZ रिएक्शन की बात कर रहा। 81 देखो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए रिएक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट which on hydrolysis form a compound B. Compound B gives blue color salt. विक्टर मेयर के साथ देखो बेटा ब्लू कलर दे रहा, RBW याद रखिए, रेड ब्लू वाइट। तो विक्टर मेयर के साथ बेटा ब्लू कलर कौन देता है? सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक, प्राइमरी एल्कोहल बेटा वाइट RBW। ठीक है, तो विक्टर मेयर के साथ ब्लू कलर बेटा कौन देता है? सेकेंडरी एल्कोहल। तो आपका एल्कोहल सेकेंडरी है। ठीक है, और आप सबको देखो बेटा आपका सबस्ट्रेट क्या है? इसका मतलब सेकेंडरी एल्कोहल है। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट बेटा एल्कोहल किसके साथ बनाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड प्लस ग्रिग्नॉट रिएजेंट इक्वल टू बेटा क्या होता है? एल्कोहल। दो कार्बोनिल वाले ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, दो कार्बोनिल वाले ग्रुप आ जाते हैं, एक ग्रिग्नॉट का आ जाता है। तो ये आपका एल्कोहल है। अब आपको देखो सेकेंडरी एल्कोहल चाहिए, तो अगर बेटा आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो, फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी एल्कोहल देगा, अदर एल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, और अगर बेटा आप कीटोन लोगे तो टर्सरी एल्कोहल बनेगा। ठीक, आपका एल्कोहल बेटा सेकेंडरी है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एसिटल्डिहाइड। तो देखो बेटा प्रोडक्ट क्या होगा? एसिटल्डिहाइड आपका सबस्ट्रेट है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एडिशन प्रोडक्ट देगा और बेटा क्या बनाएगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। 81 का थर्ड। 82 देखिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने किया, देखो ये कीटोन है, कीटोन ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? टर्सरी एल्कोहल। आपको सिंपली एल्कोहल बना देना है। यहाँ बेटा ये क्या हो गया? OH। तो दो R देखो बेटा ऑलरेडी कीटोन वाले हैं ही हैं, यहाँ पर बेटा आप क्या जोड़ दो? ये अपना 4 कार्बन वाला जोड़ दो आप। ठीक है, तो आपका आंसर बेटा ये हो गया। सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। 82 का 2 हो गया। फिर देखिए इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन बेटा PCl5 से करा रहे हो, तो CH3 CH2 Cl बन गया। अब इसकी रिएक्शन बेटा KCN से कराओगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, CH3 CH2 CN हो गया। फिर देखो इसकी रिएक्शन बेटा ग्रिग्नॉट रिएजेंट से करा रहे हो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए, नाइट्राइल प्लस ग्रिग्नॉट रिएजेंट इक्वल टू कार्बोनिल कंपाउंड। अब 2 R डिसाइड करने बेटा, एक R किससे आ जाएगा? ग्रिग्नॉट से। एक R बेटा आपका साइनाइड का हो जाएगा, ब्यूटेनोन 2 बन जाएगा। आंसर 83 का फर्स्ट। 83 का फर्स्ट।
84 देखो, एट ए गिवन टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर बेटा देखो, एक सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर 120 माइनस 75 XB दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है बेटा, वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन YA अपॉन YB। YA बेटा क्या होता है, PA नॉट XA अपॉन P टोटल। YB बेटा क्या होगा, PB नॉट XB अपॉन P टोटल। P टोटल बेटा कट गया, PA नॉट अपॉन PB नॉट, XA अपॉन XB हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर 2:1 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो, तो XA बेटा क्या हो गया 2/3 और XB बेटा क्या हो गया 1/3, तो XA अपॉन XB बेटा क्या हो गया 2/1 हो गया। तो देखो यहाँ पर बेटा 2/1 लिख दिया। अब PA नॉट अपॉन PB नॉट देखो, देखो बेटा आपको फॉर PA नॉट, अगर आपको PA नॉट चाहिए तो PA नॉट के लिए XA बराबर क्या होता है 1, XB बराबर 0 रखो बेटा। P इक्वल टू PB नॉट, सॉरी PA नॉट इक्वल टू क्या हो गया 120 माइनस 75 इंटू 0, 120 हो गया। और अगर आपको बेटा PB नॉट निकालना है तो XA बेटा 0 रख दो, XB बेटा 1 रख दो। अब आपका XA तो है नहीं, तो P इक्वल टू PB नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 माइनस 75 इंटू 1, ये बेटा 45 हो गया। अब यहाँ रख दो बेटा 120 अपॉन 45, सॉल्व कर लो बेटा, 15 8 120, 15 3 45 और ऊपर 2 है, तो बेटा ये 16/3 आ गया, आंसर 4th हो गया। फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl का दिया है बेटा 126.45, HCl का बेटा कितना दिया 426.16, और आपको बेटा सोडियम एसीटेट CH3COONA का कितना दिया हुआ है आपको 91। निकालना बेटा किसका है, एस्टिक एसिड का, तो ये तो सबको आंसर रटा होगा। एस्टिक एसिड का निकालना है तो बेटा सोडियम एसीटेट और बेटा HCl वाला जोड़ दो, NaCl वाला बेटा घटा दो, सबको आंसर रटा होगा 390.7। नेक्स्ट देखो बेटा, आपके पास ये कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल में भी बेटा ये कौन सा है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में ई सेल होता है बेटा 0.059 अपॉन n log P1 अपॉन P2, और अगर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल हो तो ई सेल होता है बेटा 0.059 अपॉन n log C2/C1। C2 होता है कंसंट्रेशन इन रिडक्शन ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल, और ये बेटा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। जबकि P1 यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ सेल का प्रेशर है और ये बेटा रिडक्शन ऑफ सेल का प्रेशर है, तो रख दो बेटा 0.059/2, ये कितना log 2/10, 0.059/2 log 1/5 हो गया। इसको बेटा लिख सकते हो 0.059/2 माइनस log 5 लिख सकते हो। log 5 की वैल्यू 0.7 होता है, ठीक है ना। तो इसको बेटा आप इसको ऐसे भी लिख लो 0.03 कर लो इंटू 7, तो लगभग 0.21 वोल्ट के आसपास आएगा, माइनस में। आंसर हो गया फर्स्ट। 87 देखो बेटा, ये कह रहे हैं फॉलोइंग मैकेनिज्म है प्रपोज फॉर द रिएक्शन। आपकी रिएक्शन बेटा मेन रिएक्शन क्या है, 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NOBr है, ठीक। ये कह रहे हैं सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग। ये बेटा आपका स्लो है, ये बेटा आपका क्या है फास्ट है।
तो स्लो से पहले आप रेट लिखो, रेट इक्वल टू क्या होगा, के NOBR2 इंटू बेटा क्या होगा NO। अब देखो बेटा NO आपका मेन का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं इससे। NOBR2 मेन का पार्ट बेटा नहीं है, तो ये बेटा क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए किसकी हेल्प लो बेटा, फास्ट की। फास्ट की क्या निकाला जाता है, KC NOBR2 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, NO इंटू BR2। तो यहाँ से बेटा NOBR2 निकाल लो, NOBR2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, KC इंटू NO इंटू BR2। अब ये लाके आप इक्वेशन 1 में बेटा रखो, इक्वेशन 1 में रखोगे तो नया रेट बेटा क्या आएगा, KC NO, एक NO इधर है बेटा, NO का स्क्वायर हो जाएगा इंटू BR2। अब आप अपना आंसर देख लो क्या पूछ रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू BR2 बेटा कितना है, 1। तो ऑर्डर बेटा BR2 के ओवरऑल ऑर्डर बेटा कितना हुआ, 3, लेकिन BR2 के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, 1। तो आंसर बेटा सेकंड, 87 का सेकंड। अगर NO के पूछता है तो आंसर हो जाता फर्स्ट। फिर देखो बेटा 50% आयनाइजेशन, तो हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, I इंटू C। तो देखो C बेटा कितना है, 1, I बेटा इसका कितना होगा, 1 प्लस 2 अल्फा। तो ये बेटा हो जाएगा 1 अल्फा बेटा कितना है, 0.5। तो ये बेटा आपका 2 हो गया। एल्युमिनियम सल्फेट में देखो 1.5, 1 प्लस 4 अल्फा होगा, 1.5 1 प्लस 4 इंटू 0.5 होगा, तो 1.5 इंटू 3 हो गया, ये बेटा 4.5 हो गया। NaCl में देखो 2 इंटू 1 प्लस अल्फा, तो 2 इंटू 1 प्लस 0.5 हो गया, तो ये बेटा आपका 3 आ जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो 1 इंटू 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस 0.5 बेटा ये क्या हो जाएगा, 1.5। तो आप देख लो जहाँ पर I इंटू C मैक्सिमम होगा वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा। अगर मिनिमम पूछता तो बेटा ये वाला आंसर होता, लेकिन आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम, तो ये वाला बेटा आंसर होगा। अगर ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज़्यादा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट फर्स्ट में, फर्स्ट के बाद बेटा सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट बेटा फोर्थ में, फोर्थ के बाद फर्स्ट में, फिर बेटा थर्ड में, फिर बेटा सेकंड में। तो आपका आंसर बेटा 88 का 4। 89 देखो, ए सॉल्ट गिव एफर्वेंस विद डाइल्यूट H2SO4। एक सॉल्ट को बेटा H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया जा रहा, तो एफर्वेंस बेटा यानी गैस निकल रही है, द गैस सनसनाहट के साथ गैस निकल रही है। गैस रिलीज गिव द टर्बिडिटी विथ लाइम वाटर। लाइम वाटर के साथ टर्बिडिटी दे रहा बेटा कौन देता है, सबको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। विच स्लोली डिसअपियर ऑन प्रोलॉन्ग, बहुत देर तक पास करते हो तो बेटा बाइकार्बोनेट बनने के कारण बेटा डिसअपियर हो जाता है। तो पक्की बात है आपका एनायन बेटा कौन है, कार्बोनेट आयन है। एनायन बेटा आपका कौन है, कार्बोनेट आयन। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। गैस कौन सी है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सबको रटा होगा। ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एक्टिनाइड। एक्टिनाइड आर आफ्टर एटॉमिक नंबर 89 अप टू, बिल्कुल सही है बेटा, आफ्टर 90 से 103 है, पहला सही है। दीज बिलोंग टू 7th पीरियड बेटा, बिल्कुल सही है। लेंथेनाइड 6 पीरियड होता है, 7th पीरियड। 5f सबसेल इज द मेन फॉर रिसीविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। तो 90 का आंसर बेटा 4th। ठीक है, तो ये बेटा हम लोगों ने मिलके बेटा आपका ये डिस्कशन कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हम दोनों लोग के डिस्कशन से बेटा आपकी जो भी इस पेपर के रिगार्डिंग क्यूरीज होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। ओके बेटा, थैंक यू।